ये सोचना कितना दिलचस्प है कि जन्म के समय कोई भी इंसान समाज का हिस्सा नहीं होता। वो तो बस हाड़ मांस का एक जैविक ढांचा होता है। तो फिर वो कौन सी प्रक्रिया है, वो क्या चीज है जो इस जैविक प्राणी को एक सामाजिक प्राणी में बदल देती है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जटिल और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अरस्तू ने कहा था कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन वो शायद ये कहना भूल गए कि कोई भी सामाजिक पैदा नहीं होता, उसे बनाया जाता है। और इसी बनाने की प्रक्रिया का नाम है समाजीकरण, समाजीकरण, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन। आज हम इसी प्रक्रिया पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस सफर को परत दर परत खोलते हैं कि हम कैसे समाज के तौर तरीके सीखते हैं, कौन हमें ये सिखाता है, और आज के डिजिटल दौर में ये सब कैसे बदल रहा है। तो चलिए पता लगाते हैं कि हम जो हैं वो हम कैसे बने। बिल्कुल, शुरुआत इसकी सबसे सरल परिभाषा से करते हैं। स्रोत में समाजशास्त्री जॉनसन का जिक्र है, जो कहते हैं समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। इसका मतलब सिर्फ जानकारी हासिल करना नहीं है, बल्कि उस जानकारी का इस्तेमाल करके समाज में ठीक से मतलब रह पाना है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जैसे ये जानना कि ट्रैफिक लाइट लाल होने पर रुकना है, ये जानकारी है, लेकिन जब आप असल में अपनी गाड़ी रोकते हैं, वो समाजीकरण का नतीजा है। अच्छा, और ये इतना जरूरी क्यों है? स्रोत बताते हैं कि इसके बिना तो शायद हमारा इंसानी अस्तित्व ही संभव नहीं है। आपने मोगली की कहानी सुनी होगी। स्रोत में ऐसे कई असल मामले दर्ज हैं जहां बच्चों को सालों तक इंसानी समाज से दूर रखा गया। जब वो मिले तो वो चल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे, उनका व्यवहार पूरी तरह जानवरों जैसा था। ओह, यानी भाषा, हमारी भावनाएं, यहाँ तक कि दो पैरों पर चलना भी, ये सब प्राकृतिक नहीं है, हमें ये सब सीखना पड़ता है। ठीक यही बात है। समाजीकरण के बिना हम इंसान होते हुए भी इंसानी व्यवहार नहीं कर पाएंगे। ये इसका पहला और सबसे जरूरी काम है, हमें इंसान बनाना। और दूसरा बड़ा काम है संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। सोचिए, हमारी भाषा, हमारे त्योहार, हमारी मान्यताएं, ये सब हजारों सालों से कैसे जिंदा हैं? क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें सिखाया और उनके माता पिता ने उन्हें। ये तो एक कभी ना टूटने वाली चेन जैसी है। बिल्कुल। और तीसरा, ये हमारे व्यक्तित्व को आकार देता है। अनुशासन, जिम्मेदारी, सहयोग, ये सारे गुण हमारे अंदर इसी प्रक्रिया के जरिए डाले जाते हैं। स्रोत में एक बात और कही गई है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है कि ये प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। ये जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है। मुझे तो लगता था कि बचपन में ये सब सीख लिया जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बचपन की सीख नींव जरूर है, लेकिन हम तो पूरी जिंदगी सीखते रहते हैं। पहली नौकरी, शादी, यहां तक कि बुढ़ापे में भी हम लगातार नई भूमिकाएं सीख रहे होते हैं। और ये सिर्फ समय के साथ नहीं, जगह के साथ भी बदलता है। भारत में समाजीकरण का तरीका अमेरिका से अलग होगा। तो अगर ये प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चलती है तो ये एक जैसी तो नहीं रह सकती होगी। मतलब एक बच्चे का सीखना और एक नौकरी पेशा इंसान का सीखना, इसमें जरूर फर्क होगा। बिल्कुल। और इसी फर्क को समझने के लिए स्रोत समाजीकरण को 4 मुख्य प्रकारों में बांटते हैं। पहला है प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी मतलब सबसे पहला। हाँ, ये जीवन का सबसे पहला और शायद सबसे गहरा चरण है, जो शैशवावस्था में परिवार के अंदर होता है। यहीं पर हमारे व्यक्तित्व की नींव रखी जाती है। इसे प्राथमिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले होता है और शायद सबसे ज्यादा असरदार भी। हाँ, क्योंकि इस उम्र में बच्चे का दिमाग एक स्पंज की तरह होता है। वो सब कुछ सोख लेता है। वो अपनी भाषा, रिश्ते नाते, प्यार, गुस्सा, ये सब अनौपचारिक तरीके से सिर्फ देखकर और नकल करके सीखता है। और इस पाठशाला के बाद असली दुनिया शुरू होती है, जिसे शायद द्वितीयक समाजीकरण कहते हैं। सही, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ये बाल्यावस्था के बाद शुरू होता है और जीवन भर चलता है। इसमें परिवार के बाहर की दुनिया शामिल होती है, स्कूल, दोस्त, पड़ोस, मीडिया। यहाँ नियम ज्यादा औपचारिक होते हैं। अगले दो प्रकार और भी ज्यादा दिलचस्प है। एक है प्रत्याशित समाजीकरण, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। इसका मतलब है भविष्य के लिए तैयारी करना। हाँ, बिल्कुल। मतलब आप भविष्य में किसी समूह का हिस्सा बनने के लिए पहले से ही उसके मूल्य और व्यवहार को अपनाने लगते हैं।
जैसे एक लॉ का छात्र जो इंटर्नशिप के दौरान वकीलों की तरह कपड़े पहनना और बात करना शुरू कर देता है। वो भी वकील बना नहीं है, लेकिन बनने की तैयारी कर रहा है। सही। लेकिन क्या ये हमेशा अच्छी बात होती है? मान लीजिए कोई किसी गैंग में शामिल होना चाहता है और वो पहले से ही उनकी तरह हिंसक व्यवहार करने लगे, ये भी तो प्रत्याशित समाजीकरण ही हुआ। बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। देखिए, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। ये नैतिक रूप से अच्छा या बुरा नहीं है। ये सिर्फ हमें किसी समूह के लायक बनाती है, चाहे वो समूह डॉक्टरों का हो या अपराधियों का। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। और चौथा प्रकार है पुनः समाजीकरण। हाँ। रीसोशलाइजेशन। पुनः मतलब फिर से। हाँ, तो क्या इसका मतलब है कि पुरानी सीख को मिटाकर कुछ नया सीखना? बिल्कुल। ये एक बहुत ही तीव्र और गहरा बदलाव है, जहां व्यक्ति के पुराने व्यक्तित्व और व्यवहार को एक तरह से मिटाकर उसे एक नई पहचान दी जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सेना की ट्रेनिंग। जहां एक आम नागरिक को एक सैनिक में बदल दिया जाता है। उसकी पूरी दिनचर्या, सोचने का तरीका, यहाँ तक कि उसके बाल काटने का स्टाइल भी सब बदल दिया जाता है। एकदम सही। सेना की ट्रेनिंग, जेल या किसी मठ में शामिल होना, ये सब पुनः समाजीकरण के उदाहरण हैं। तो ये सब सिखाता कौन है? ये जो संस्थाएं हैं, परिवार, स्कूल, दोस्त, स्रोत, इन्हें समाजीकरण की एजेंसियां कहते हैं। चलिए, इनमें से सबसे पहली और सबसे जरूरी एजेंसी की बात करते हैं, परिवार। परिवार बच्चे की पहली दुनिया है और इस दुनिया को आकार देने में माता-पिता का जो पालन पोषण का तरीका है, यानी पेरेंटिंग स्टाइल, वो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। स्रोत में डायना बॉमरिंड के एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत का जिक्र है, जो 4 तरह की शैलियों की बात करता है। पहली है आधिकारिक शैली, ऑथोरिटेटिव। इसे सबसे संतुलित और अच्छा माना जाता है। इसमें माता-पिता नियम भी बनाते हैं और प्यार भी जताते हैं। वो बच्चों के लिए सीमाएं तय करते हैं, लेकिन साथ ही उनकी बात भी सुनते हैं। तो यहाँ अनुशासन भी है और आज़ादी भी। इसका बच्चे पर क्या असर पड़ता है? ऐसे माहौल में पले बढ़े बच्चे ज्यादातर आत्मनिर्भर, खुशमिजाज और जिम्मेदार बनते हैं। उनमें आत्मविश्वास होता है। और दूसरी शैली? सत्तावादी, ऑथोरिटेरियन। ये नाम से ही काफी कठोर लगती है। हाँ, इसमें सिर्फ नियम होते हैं, संवाद की कोई जगह नहीं होती। यहाँ का मंत्र होता है, जैसा मैंने कहा वैसा करो, सवाल मत पूछो। तो ऐसे में तो बच्चा या तो बहुत डरपोक हो जाएगा या फिर विद्रोही बन जाएगा। बिल्कुल। कीमत होती है बच्चे का आत्मविश्वास। ऐसे बच्चे अक्सर डरपोक, चिंतित हो जाते हैं या फिर जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो विद्रोही बन जाते हैं। तीसरी शैली है अनुमतिपूर्ण, परमिसिव। ये शायद सत्तावादी का बिल्कुल उल्टा है। एकदम। इसमें प्यार बहुत होता है, लेकिन नियम या अनुशासन बिल्कुल नहीं। माता-पिता बच्चे के दोस्त की तरह व्यवहार करते हैं, उसकी हर मांग पूरी करते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे को पूरी आजादी मिले। लेकिन नतीजा अच्छा नहीं होता। ऐसे बच्चों को अपनी सीमाएं पता नहीं होती। वो अक्सर जिद्दी, आक्रामक और आत्मकेंद्रित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कभी ना सुनना सिखाया ही नहीं गया। और चौथी, जिसे स्रोत सबसे हानिकारक बताता है, वो है उपेक्षापूर्ण शैली, निग्लेक्टफुल। इसमें ना नियम होते हैं, न प्यार। माता-पिता अपनी ही दुनिया में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो बच्चे की भावनात्मक जरूरतों पर ध्यान ही नहीं देते। इसका बच्चे पर सबसे विनाशकारी असर पड़ता है, गहरा अकेलापन, अवसाद और भी बहुत कुछ। परिवार के बाद हम स्कूल जाते हैं, जो एक बिल्कुल अलग दुनिया होती है। स्रोत में जॉन डेवी का एक जिक्र है, वो स्कूल को समाज का छोटा रूप कहते हैं। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत गहरी बात है। स्कूल सिर्फ गणित या इतिहास नहीं सिखाता। स्रोत में एक बहुत दिलचस्प अवधारणा है, छिपा हुआ पाठ्यक्रम, हिडन करिकुलम। ये वो सबक हैं जो किसी किताब में नहीं लिखे होते, लेकिन बच्चे स्कूल के माहौल से अपने आप सीख जाते हैं। जैसे समय पर पहुंचना, यूनिफॉर्म पहनना, टीचर के आने पर खड़े हो जाना। बिल्कुल। ये सब क्या सिखा रहा है? समय की पाबंदी, नियमों का पालन और अधिकार का सम्मान करना। स्रोत बताते हैं कि ये बिना किसी को बताए भविष्य के कर्मचारियों को तैयार करने का एक तरीका है। ये तो वाकई एक छिपा हुआ पाठ्यक्रम है। पर किशोरावस्था में तो स्कूल और परिवार से ज्यादा दोस्तों का असर होने लगता है। साथी समूह यानी पियर्स की क्या भूमिका है? दोस्तों का समूह बहुत अनोखा होता है, क्योंकि ये बराबरी का रिश्ता है। परिवार में आप छोटे होते हैं, स्कूल में टीचर से छोटे होते हैं, लेकिन दोस्तों के बीच आप बराबर होते हैं। यहीं आप मोल भाव करना, बहस करना, अपनी बात मनवाना सीखते हैं।
मुझे याद है स्कूल में एक दौर था जब सबके पास एक खास तरह के जूते होने जरूरी थे। जिसके पास नहीं होते थे उसे समूह से बाहर महसूस कराया जाता था। ये शायद समूह दबाव का उदाहरण है, पीयर प्रेशर। ये एक सटीक उदाहरण है। और ये दबाव, जैसा आपने अनुभव किया, नकारात्मक हो सकता है, लेकिन ये सकारात्मक भी हो सकता है। अगर आपके दोस्त मेहनत करने वाले हैं तो आप पर भी अच्छा करने का दबाव बनता है। और अब हम उस एजेंसी पर आते हैं जो शायद आज इन सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गई है, मीडिया और तकनीक। निसंदेह। स्रोत इसे अब डिजिटल समाजीकरण का नाम दे रहे हैं। आज के बच्चे जितना अपने आसपास से सीखते हैं, उतना ही या शायद उससे ज्यादा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और वीडियो गेम से सीख रहे हैं। इसके फायदे तो हैं, जैसे जानकारी तक आसान पहुंच, लेकिन स्रोत इसके कुछ गंभीर नकारात्मक पहलुओं पर भी जोर देते हैं। हाँ, पहला तो है आक्रामक व्यवहार का बढ़ना, जिसे अक्सर हिंसक वीडियो गेम से जोड़ा जाता है। दूसरा, रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइप्स का निर्माण। जब विज्ञापनों में महिलाओं को सिर्फ घर के कामों में दिखाया जाता है, तो बच्चों के मन में एक बहुत ही सीमित और गलत छवि बन जाती है। और शायद सबसे बड़ी चिंता ये है कि ऑनलाइन दुनिया में ज्यादा समय बिताने से बच्चों के असल दुनिया के जो सामाजिक कौशल हैं, हाँ, उनका विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है। वो मैसेज पर तो बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, लेकिन आमने सामने बैठकर संवाद करने में झिझकते हैं। वो सिर्फ हमारी अपनी रचना नहीं है, बल्कि हमारे आसपास की अनगिनत शक्तियों का मिलाजुला नतीजा है। हमारे माता पिता की परवरिश से लेकर हमारे मोबाइल की स्क्रीन तक, हर चीज हमें लगातार आकार दे रही है। इस पूरी प्रक्रिया को समझना न सिर्फ हमें खुद को बेहतर ढंग से जानने में मदद करता है, बल्कि ये भी समझाता है कि दूसरे लोग वैसा व्यवहार क्यों करते हैं जैसा वे करते हैं। शायद उनके समाजीकरण की कहानी हमारी कहानी से बहुत अलग रही हो। और ये समझ हमें ज्यादा एम्पैथेटिक बनाती है, मतलब ज्यादा समानुभूति रखने वाला। हाँ, हम लोगों को सिर्फ उनके कामों से नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों से भी आंकना सीखते हैं जिन्होंने इन्हें बनाया है। आज के इस चर्चा से एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। स्रोत बताते हैं कि समाजीकरण स्थान और समय के साथ बदलता है। तो आज के इस कनेक्टेड दुनिया में, जहां इंटरनेट और मीडिया भौगोलिक सीमाओं को खत्म कर रहे हैं, क्या भविष्य में पूरी दुनिया में समाजीकरण की प्रक्रिया एक जैसी हो जाएगी? क्या दिल्ली में पला बढ़ा बच्चा और न्यूयॉर्क में पला बढ़ा बच्चा एक ही तरह से सोचेगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचार करने योग्य प्रश्न है। क्या हम एक वैश्विक संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं जहां स्थानीयता खत्म हो जाएगी, या फिर वैश्विक और स्थानीय का एक नया दिलचस्प मिश्रण तैयार होगा जो हर जगह अलग होगा? इस पर सोचा जा सकता है।